अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में डकैती मुज़ामत पर अब टैक्सी ड्राइवर भी कत्ल होने लगे हैं। पिछले कुछ अरसे से टैक्सी ड्राइवरों को या तो उनकी गाड़ी छीनने के लिए अगवा किया जाता था या फिर उनको अगवा करके उनका किराया मारने के लिए उनको किसी वीराने में जाकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब डकैती मुज़ामत पर उनसे मोबाइल फ़ोन, उनसे नकदी छीनी जाती है और यहाँ तक कि उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। पुलिस जो है वो जब इस तरह की कत्ल की वारदात होती है तो सिर्फ 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमने पहले भी रिपोर्ट किए जिसमें टैक्सी चलाने वाले नौजवानों को या तो कत्ल कर दिया जाता है या फिर उन्हें अगवा करके कहीं पे गाड़ी ले जाने के बाद फेंक दिया जाता है। थाना नश्तर कॉलोनी की हदूद में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आता है जहां पर एक नौजवान को चंद रुपयों और एक मोबाइल की खातिर कत्ल करके मुलज़मान फ़रार हो जाते हैं। ये केस है क्या, ये मुकदमा है क्या, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस जुर्म अंजाम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि किस तरह से इन ड्राइव चलाने वाले नौजवान को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। मकतूल के वालिद और उसके दादा जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। थाना नश्तर कॉलोनी में ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये वाक़या है क्या, किस तरह से मुलज़िम पकड़ा जाता है, किस तरह से कत्ल की वारदात होती है, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या सी। तुसी सब तो पहले अपना नाम दसो और दसो कि की होया। बेटा पढ़िया लिखिया सी, मेहनत मजदूरी करके तुहाडा सहारा बनया सी, जी दसो। बच्चा पहले 12 पढ़िया ने, 12 पढ़न तो बाद उन्होंने डिप्लोमा किया। मेरा 10 पढ़न तो बाद उन्होंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमे तो बाद बाकी जड़ियाँ विच ही उन्हें की। ठीक है। डिप्लोमा 3 साल का आटो इंजीनियर का किया। उस तो बाद उन्होंने डिप्लोमा करके उस तो बाद स्टडी की है वर्कशॉप से करके। इस टाइम तो बच्चा साड़ा माशाल्लाह सही सीख गया सी सारा काम को। उस तो बाद घर फारग है सी। उन्हें कहा चलो थोड़ी देर बाद काम करना है तो थोड़ी देर घर के हालात जरा खराब सी तो उन्हें जरा उबर चलानी शुरू कर दी। उबर चलाता तो सिर्फ 20-22 दिन गया, उन्होंने हादसा हो गया। ठीक है। अच्छा, पढ़िया लिखिया सी, नौकरी की तलाश विच सी। हाँ जी, नौकरी। उन्हें कहा कि ਜਦੋਂ तक नौकरी नहीं मिल जाती उदों तक इन ड्राइव गड्डी चला रही है। अच्छा, उसके बाद वारदात की हुई, कत्ल किस तरह होया? रात नूं जांदा है। ठीक है। रात नूं गड्डी चलाता सी? रात नूं गड्डी चलांदा, दिने चलांदा सी ते कहना कितने पैसे कमा लेता सी? कदी 1000, कदी 600, कदी 800। मतलब कार सपोर्ट करने वास्ते थोड़ा पता सपोर्ट करदा। ठीक है। ठीक है नी। ठीक है। दिने चलांदा सी ते हत्थ से सड़दे सी धुप्प लग के। ठीक है। कि वो बच्चा नाजुक सी, पढ़िया सी। ठीक है। इस वजह नाल उन्होंने कहा रात नूं पापा जी ठीक है। मैं कहा यार ये काम सही नहीं है। कहना पापा जी कुछ तो घर दा चलेगा। ठीक है। कुछ नहीं होंदा, दुनिया चला रही है, कुछ नहीं होंदा। बस चला गया। उस तो बाद जरा ने 20 दिन हो गए जी, 20-22 दिन। उस तो बाद इस तरह गड्डी वाले आए, उन्होंने आके दरवाज़ा खड़काया। दरवाज़ा खड़का के उन्होंने पूछा गफार साहब के वाले। मैं कहा मैं कहते जी इस तरह उन्हें फैर लग गया। मैं ना वो पुलिस वाले सन? नहीं नहीं, आम लोग सन? नहीं, वो की जिन्हों की गड्डी सी वो है। मैं कहा यार फैर लग गया। मैं कहा यार बच बचिया देगा। वो बोले नहीं, चुप करे। मैं नाल लाया, मैं चला गया। मैं रस्ते च पुछता रहा, उन्होंने मैंने नहीं दसिया। उत्थे जो गए हैं जाके देखा पुलिस पुलिस लगी सी उत्थे काफ़ी। मैं देखा, देख के मैं रोन लग पाया। मेरा बच्चा मेरे उस बाहर खत्म हो गया। साड़ी उत्थे जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਬੁਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ? ਗੱਡੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਐਡਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ मैं ਇੱਥੇ वर्कशॉप पा लूँ। बिल्कुल ठीक है। अब मकतूल के दादा हैं जी, जो काफ़ी सारे गिले शिकवे करते हैं कि बहुत सारे मीडिया के लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए और इनका इंटरव्यू किया, इनकी जो शोहरत है वो ख़राब हो रही है। सिर्फ ये इंसाफ चाहते हैं कि इनका वो बेटा जो नेक था, तालीम मुकम्मल की, तालीम हासिल की और मेहनत मजदूरी इस घर के ख़ानदान की मदद करने के लिए वो ड्राइविंग करता था, ऊबर चलाता था, क्रीम चलाता था, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल सका। बहुत दुखी भी हैं, तकलीफ़ में भी मुब्तला हैं और इंसाफ के लिए बहुत सारे मुतालबात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी बुज़ुर्गों, तुसी दसो कि नहीं मिल रहा इंसाफ? नहीं मिलता पे, कोई इंसाफ नहीं मिलता। मुलजम ते फड़ लिया पुलिस ने? पुलिस नाल ना मैं पुलिस की गल करना, ना ताड़ी किसी की करना। सानू इंसाफ उदों होएगा जो सामने होएगा। बस मैं इंसाफ चाहना, मैं और कुछ नहीं चाहना। पोता बहुत प्यारा सी? अब पोता मेरी आ बंदे नूं बुला बुढ़िया इहनूं पुछो। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਵਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ, ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਚਕਲੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਸਵੇਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਧਰੋਂ ਕੇ ਆਣਾ, ਰੋ ਕੇ ਆਣਾ, ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਅੱਧੀ ਖਾਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਰੇ ਆਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋਣ ਡਈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਰੋਣ ਡੀਆਂ, 10 12 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਐਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਅਜੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪ
इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगा, आप हो जाओगे, करो। तीस चौथे दिन बेचारा अल्लाह ने प्यारा हो गया। आज दवाइयाँ मेरे को लिखियाँ जे मैं लैके खा रहा, कैप्सूल एडे महंगे लैके खा रहा। मेरी सुनना कि इतने कोई मेरे तो दिल में खो पैंदी, जिले कोई आंदा मेरे खो पैन दिया, पसीना पसीना दिल घटता पाया मेरा। इस दादा की और बाप की दुख भरी दास्तान आपने सुनी। मोहल्लेदार भी इस हवाले से कहते हैं, गवाही देते हैं कि इंतहाई शरीफ बच्चे हैं और मरने वाला मकतूल जो था वो भी बहुत ही शरीफ आदमी था। मोहल्लेदार क्या कहते हैं ये उनकी ज़ुबानी भी जानते हैं। बच्चा बहुत अच्छा था, बच्चे को हम देखते घट थे, ठीक है। वो काम पे दोनों भाई जाते थे, दोनों ही रात को वापस आते थे, ठीक है। ये बड़ा भला करे ना असी घट देखते थे उन्होंने, दोनों ही बाहर जाते थे, बाहर ही आज रात को आ जाते थे। तो हमने असी कि ना किसी झगड़ा देखा उसका, ना किसी को बोलते साथ देखा, दोनों यार दोस्त थे भाई दोनों ही, ठीक है। वो ये नहीं हमको पता था वो गाड़ी भी चलाता है, थोड़ी देर बाद हमको ये पता लगा कि वो गाड़ी चलाता है। सर बच्चा अच्छा बच्चा था, लेकिन घर से काम पे गया है मजदूरी के लिए, इन ड्राइव चलाता था तो गया है। तो हमें सुबह रिपोर्ट मिली है कि वो डकैती की कोई वारदात हुई है, तो उसका कत्ल हो गया है, कोई गोली मार के चला गया। कोई डकैत थे, सुनने में आया कि जी वो डकैत था, कोई डकैती करके आए थे, आपस में कुछ उनका बोल पिलारा हुआ है और उसने लड़के ने बातें सुनी, उसको फ़ोन आया था जो डाकू था, तो लड़के ने बातें सुन ली उनकी, तो वो डर के उसने लड़के को गोली मार दी बच्चे को। मैंने पहले भी सोशल मीडिया पे देखा है कि एक अफवाह चली है कि जी बच्चे ने 5 लाख रुपया उधारा दिया हुआ था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे के इतने मसाइल नहीं, बहुत नेक बच्चा था वो, तो ऐसी कोई भी बात नहीं, उसने किसी को उधार नहीं दिया। कह रहे जी वो उसने उधार मांगा है लड़के से, वापस उसने उधार वापस नहीं किया, उसने बस सुनसान जगह पे बुलाया उसको इन ड्राइव के ज़रिए, तो गोली मार दी, पैसे नहीं दिए बस ऐसी कोई बातें, ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं बस, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं। बच्चा बहुत अच्छा बच्चा था, नमाजी परहेज़ी था। अब इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर कानूनी मोहम्मद कासिम साहब हैं हमारे साथ, जो इन ड्राइव चलाने वाला नौजवान था, किस तरह से कत्ल हुआ और उसको कत्ल किया क्यों गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। मुलजमान जो है वो मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और एक मुलजिम को गिरफ़्तार करना भी बाकी है। कासिम साहब, इन ड्राइव करने वाले जो नौजवान होते हैं वो तो बड़े थोड़े पैसे उनके पास होते हैं और कोई इस तरह की दुश्मनी भी नहीं होती है, और पढ़े लिखे नौजवान, जिस तरह से ये था नौजवान, क्या मामला क्या हुआ, कत्ल की वजह क्या सामने है? जी ये तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है कि हमें 8 बजे करीब 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है इधर फेज़ 9 में। जब हम मौके पे जाते हैं तो एक 22-23 साल जो नौजवान है अननोन, उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है और उसके कोई आईडी कार्ड, जो पर्स या फ़ोन वगैरह वहाँ से नहीं मिलता। बॉडी की ऑनरशिप से आगे हम उनके जो वर्सा हैं वो ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के बाद पता चलता है कि जो मतवफ़ी है, मरने वाले का नाम जो है ना गफ़ारुल्लाह है, और ये इन ड्राइव पे काम करता है, जो किसी कंपनी की गाड़ी जो है ना वो चला रहा है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि बिल्कुल नॉमिनल से पैसे इनके पास 5-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं होते हैं, या एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके पास भी यही इस पर्स था, पर्स में कुछ चीज़ें थी इसकी ज़ाती, और इस 5-4 हज़ार के करीब इसके ना कोई पैसे थे, और इसका मोबाइल फ़ोन था। जो कि ये मर्डर था, इसने जो है ना उसके मोबाइल भी छीन लिया और इसके पैसे भी ले लिए। तो इसके पैसे जब इसको हमने ट्रैक करना शुरू किया, इसको मर्डर को, कि जी मर्डर की वजह क्या बनी और कहाँ से ये शुरू हुआ और कौन है इसके पीछे, हम इसको जदीद टेक्नोलॉजी से और अपने सारी जो हमारे फुट कांस्टेबल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हम जब पहुँचे हैं, इसको ट्रैक करते करते एक मॉडल टाउन के इलाके में जहाँ से ये राइड बुक होती है, वहाँ से जो बंदा इसके साथ सवार होता है ना, उसके कवायफ वगैरह हासिल करके और उसकी जो है नंबर वगैरह मिल जाते हैं हमें, वो बंदा ट्रेस हो जाता है, उसको हम पकड़ लेते हैं। जब हम पकड़ते हैं तो फिर हमने तो कहा कि ये वारदात है, इसने जो है ना उसको बंदे को चीज़ें छीनने के लिए जो है ना मार दिया। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आता है, जब वो पकड़ा जाता है तो वो स्टोरी ये सुनाता है कि जी मेरा जो एक साला है जाहिद, उसने इससे कोई 5 लाख रुपए लेने थे,
तो इसको पता था कि ये रात के इसी जो है ना स्लॉट में ये 4-5 बजे के करीब जो है ना इधर इन ड्राइव चलाता है। तो उन्होंने कहते जी हमने एक फ़ेक राइड जो है ना फ़ेक आईडी बनाई और फेक राइड बुक करने के लिए हमने जो है ना डाली रिक्वेस्ट। तो उस रिक्वेस्ट में जो है ना ये जो इसका गफ़ारुल्लाह जो मतवफ़ी है इसकी भी जो रिक्वेस्ट हमें आ जाती है, तो हम इसको ना बिला झिझक एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद मैं उसको कहता हूँ जी आप मैंने जाना फ़ेज़ 9 में है तो आप इसको कैंसिल कर दें राइड को, मैं पैसे आपको दे दूँगा। तो ज़ाहिर बात है इंसान है लालच में आ जाता है, 100-200 जो कमीशन है इसकी इन ड्राइव की, तो वो कहता है जी बच जाएगी। उसने जी कहते हैं जी कैंसिल करवा दी, मैंने कैंसिल करवा के कहते हैं जी मैं इसको फ़ेज़ 9 में ले आऊँ। और पीछे जाहिद जो है ना वो दूसरी गाड़ी पे हमें फॉलो अप कर रहा था। कहते जब उधर पहुँचा तो मैंने कहा जी जाहिद आ रहा है और उसका एक दोस्त आता है, तो आप इधर उनकी बात सुनो। कहता इतनी बात हुई तो मैंने पिस्टल निकाल के ना उसके साथ लगाया, तो उसने मज़ामत शुरू कर दी। कहता इसी मज़ामत में मैंने उसे जो है ना फायर मार के कत्ल कर दिया। तो अभी तक वजह तो यही सामने आई है कि इनका पैसों का कोई लेन देन का मामला था, जिसकी वजह से इन्होंने फ़ेक राइड डाली और फ़ेक राइड डाल के इनका था कि हम गाड़ी छीन लेंगे या इसका कोई और फर्दर करेंगे, लेकिन इसी में वो मज़ामत करके तो और इसने उसको कत्ल कर दिया। ठीक है। अच्छा कासिम साहब, जिस तरह आपने बताया कि 2 मुलजमान थे, एक जो मुलजिम है वो नहीं पकड़ा गया, इन दोनों मुलजमान का आपस में रिश्ता क्या है? ये साला बहनोई है आपस में, ये भी साला बहनोई है। और एक तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व है जहाँ ज़ेब नाम का, जिसका अभी तक ये सिर्फ नाम बता रहा है, उसका कोई इसके पास आईडी कार्ड वगैरह या उसका नंबर नहीं है। तो वो जो ही जाहिद पकड़ा जाएगा ये सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। कासिम साहब, अगर ये डकैती मज़ामत नहीं थी तो फिर ये उसके पर्स से पैसे क्यों ले गया? हाँ, और मोबाइल क्यों ले गया? ये चीज़ें बड़ी सोचने वाली हैं और इस पर हमें भी काफ़ी शशदर हो गया हम इस चीज़ पे कि अगर आपका पैसों का लेन देन था तो आप मोबाइल छोड़ देते और पैसे वगैरह छोड़ देते। वो उसको ये बात जब बताई या पूछी है ना उससे, वो कहता जी मैंने कहा कोई सबूत ना छोड़ जाऊँ, पैसे तो कोई सबूत। अब यही मैंने कहा इसका मोबाइल ले जाऊँगा, वो लास्ट कॉल मेरे साथ हुई है वो ना ट्रेस हो जाए, या मेरी जो राइड बुक हुई है वो ना ट्रेस हो जाए। कहता मैंने सारी चीज़ें जो भी मुझे वहाँ से मिली मैंने लेके निकल गया। तो मैंने कहा पुलिस को 2-4-5 दिन को ट्रेसिंग में लग जाएंगे, ट्रेसिंग में लगने के बाद मैं जो है ना ट्रेस नहीं होगा। कहते इस वजह से मैंने सारी चीज़ें जो है ना। ठीक है। अच्छा कासिम साहब, जो लवाकिन हैं उनके, मैं उनके घर भी गया, उनके मोहल्ले में भी बातचीत की, इंतहाई शरीफ आदमी, 5 लाख तो बहुत दूर की बात है, शायद उनके पास चंद हज़ार रुपये भी ना हो खाने के लिए, तो 5,000 रुपया वो 5 लाख रुपया तो वो कहते हैं हमने किसी का ना देना है ना लेना है, ना कोई वो बिज़नेस करता था, बल्कि वो जॉब करता था। जॉब का इंतज़ार कर रहा था कि जॉब उसको कोई मिल जाए। तो आपको नहीं लगता कि मुलजमान जो हैं वो अपनी डकैती मज़ामत को छुपाने के लिए इसको एक मुख्तलिफ़ किस्म का रंग दे रहे हैं? और वैसे भी अगर पैसे भी लेने हैं तो ये तो कोई जवाज़ नहीं है कि किसी की जान ले ली जाए। किस तरह से इसकी तफ्तीश को आप देखते हैं कि आगे चल के इसको किस तरह ऐसे अपेरेंटली तो यही लगता है कि ये डकैती मज़ामत कत्ल है, लेकिन जो ये मुलज़म इस चीज़ को डी ट्रैक कर रहा है या एक जाहिद, अगर जाहिद ही क्लियर होता तो जाहिद छुपता ना। ठीक है। कि जाहिद को हमने रेड किए, जाहिद के पीछे हम लगे रहे, ठीक है, लेकिन जाहिद ने अपने आप को छुपा लिया। जब तक जाहिद सामने नहीं आएगा तब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इसका साबका रिकॉर्ड नहीं है, दोनों का नहीं है, दोनों का नहीं है, ना जाहिद का ना इसका है। अगर साबका रिकॉर्ड होता तो फिर हम कहते हैं कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है। ये चीज़ इसको थारोली भी प्रूव कर रहे हैं, ये अंडर कस्टडी है, अभी मज़ीद इसका रिमांड चलेगा, मज़ीद तफ्तीश चलेगी तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। कासिम साहब, जो मकतूल का वालिद है और जो उसका दादा है बहुत नाला है पुलिस से। वो कहते हैं कि जी पुलिस ने मुलजिम पकड़ लिया है लेकिन हमें कोई इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, हमारे बेटे को नाहक मार दिया, कोई वजह भी नहीं थी, मोबाइल उसका ले गए, पैसे ले गए। फिर दूसरी बात यह है कि ये भी बता दीजिएगा कि इसमें 302 की दफ़ा है, तो क्या दूसरी डकैती की दफ़ा जो है वो आज़ाद इसमें की जाएगी? नहीं, आप चाहते हैं, कह रहे हैं कि पुलिस से वो नाला हैं जी। देखें, पुलिस अगर अपना काम 36 आवर्स में कि देखें एक बंदा मर्डर करके निकल जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए मतलब कि तदफीन भी शायद ना हुई हो तो हम इसके हर चीज़ हमारे पास आ चुकी थी। मुलजिम, मरकज़ी मुलजिम आपके पास आ गया, मुलजिम समझ लें या उसकी इन्फॉर्मेशन समझ लें। ठीक है कि जाहिर बात है हमने हाथ पक्का डालना होता है कि मुलजिम को पकड़ लें। मुलजिम पकड़ लिया, मुलजिम से बरामदगी हो गई, मुलजिम एक पूरी बड़ी कानूनी गिरफ्त में इसको हम चलान कर रहे हैं कि एक बड़ा भारी चलान इसका मुरतब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आई कि वर्षा अगर अभी भी हमसे नाला है तो फिर। अच्छा, इस तरह के जो वर्षा होते हैं जो जिसमें जिन्होंने बड़ी मेहनत करके बच्चे को पाला पोसा होता है, अपनी हैसियत के मुताबिक उसको तालीम दिलवाई होती है, तो एक इखलाकी तौर पे शायद पुलिस का भी ये काम बनता है, आपके आईओ का भी, कि वो बहुत बुज़ुर्ग आदमी, बीमार आदमी है,
वालिद उसका, एक उसका बेटा और है और एक ये था, तो दादा भी उसका है। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आपकी बात ठीक है कि जो आपने मुलजिम इतनी जल्दी गिरफ़्तार किया, अमूमन ऐसा होता नहीं है, जिसका कोई वहाँ से रिकॉर्ड नहीं मिला, उसका कुछ नहीं मिला, आपने तमाम चीज़ों को लेकर चले और आप उस मुलजिम तक पहुँच गए। लेकिन क्या अखलाकी तौर पे कोई तसल्ली दी जानी चाहिए लवाहिकी इनको? जी, अखलाकी तौर पे थोड़ी नहीं है कि तसल्ली ये देखें कि थ्रू आउट ये इस केस को खुद मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। ठीक है। थ्रू आउट पहले दिन से कॉल से लेके मीन के मुलज़म के पकड़ने तक और अभी तक दौरान रिमांड तक मैं उनके साथ इन कॉन्टैक्ट हूँ। ठीक है, वो मेरे पास आते। तसल्ली हम क्या दे सकते हैं? जिसका जवान बेटा मर गया हो, दुनिया से चला गया हो, उसको मैं क्या तसल्ली दूँगा? यही तसल्ली दे सकता हूँ ना कि बाबा जी इसको मैं प्रोसिक्यूट कर रहा हूँ, इसको सज़ा दिलवाऊँगा, इसको फांसी दिलवाऊँगा। ठीक है। तो वो तो मैं कर रहा हूँ। उस पर बरामदगी हर चीज़, मतलब कि पेट मैंने जो है ना, मतलब कि एक पैनल बनाया हुआ था हमने, एक रिटायर्ड हमारे जो इंस्पेक्टर साहबान थे उनसे एक मशावरत से और हमारी जो लीगल ब्रांच है उससे मशावरत से हमने एक मजबूत चलान रखा किया इसका। बिल्कुल ठीक है। कासिम साहब, आखिर में एक सवाल है कि इन ड्राइव चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले लोगों को अक्सर कत्ल भी किया गया, उनसे गाड़ियाँ भी छीनी गई, उनको अगवा भी किया गया। क्या ये ज़्यादा डकैती मज़ामत होता है या डकैती की वारदात करने के लिए किया जाता है या कोई दुश्मनी भी होती है? ये डकैती मज़ामत ही होती है, अक्सर नहीं, ये ज़्यादातर डकैती मज़ामत होती है। लेकिन आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ड्राइवर साहबान जो हमारे इन ड्राइव और ये ऑनलाइन टैक्सी वगैरह का काम करते हैं, एक तो राइड कभी भी कैंसिल ना करें। ठीक है। एक तो राइड देखें ना, सबूत होता है, प्रूफ होता है हमारे पास। हाँ। इसको बड़ा टाइम लगा। अगर ये राइड कैंसिल ना होती तो हमें बहुत चंद मिनटों में, चंद घंटों में पकड़ा जा सकता था, लेकिन वो बात दिनों पे आ गई। एक तो कैंसिल ना करें। दूसरा, फौरी तौर पे एक जो कॉल की ऑफ़र करती है कंपनी कि उस पर नंबर नहीं होता, नंबर छुपा होता है, एक तो वो करने के बाद उसको बंदे का नंबर लें, उसको सेलुलर पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे भी ना करें। ठीक है। उसकी सिम पे कॉल करें, रिकॉर्ड आ जाए, रिकॉर्ड आ जाए, हर चीज़ मतलब कि बन जाए। अभी इसमें यही हुआ कि इनकी कॉल्स भी आपस में नहीं हुई थी। इन्होंने कंपनी के नंबर वाला जो नंबर है वहाँ से कॉल की, उसमें जो इसकी आईडी थी वो एक लड़की के नाम पे जो है ना रजिस्टर्ड थी, जो फ़ोन नंबर था वो एक खतून थी उकाड़ा से, उसके नाम पे रजिस्टर्ड था। इसमें बहुत मतलब कि हमें मुश्किल पेश आई। इसमें एक तो सवारी को कॉल कर लें, दूसरा राइड कैंसिल ना करें, और तीसरा अगर मेल है तो उसको साथ बिठा लें कि उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना वो आपके सामने हो, कि उसके अगर कोई पिस्टल वगैरह लगाया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है उसके पास, तो वो ड्राइवर को पता चले। अगर फीमेल है, चले मजबूरी है, उसको पीछे बिठा दें। ये बंदा बैक पे बैठ गया, जिस वजह से वो पीछे हरकतों से नात करता रहा, ड्राइवर को पता नहीं चला। उसने पिस्टल निकाला, उसके साथ लगाया, उसको पता नहीं। लेकिन जब उसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, तो फिर जो मतवफ़ी को फील हुआ, जो कि ये मुल्ज़म बताता है। ठीक है। ये बिल्कुल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो कासिम साहब हैं, इन्होंने उन ख़ासकर टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बड़ी ही अच्छी एडवाइस की है, जिसमें अक्सर लोग चंद रुपयों की लालच में आके ड्राइवर साहिबान जो हैं, वो जो कॉल होती है इन ड्राइव पे हो या किसी भी जो है वो इन साइड पे हो, तो उसको कॉल को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन वो अगर खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी वारदात होती है तो उसको पुलिस के लिए ट्रेस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। दूसरी बात सबसे अहम जो इन्होंने बताई कि जब भी कोई मेल अगर पैसेंजर हो तो आपके साथ बैठे तो उसको कोशिश करें कि वो फ्रंट सीट पे बैठे खातून हो तो उसको ज़रूर ऐसे बिठाया जा सकता है। लेकिन डकैती, मज़ामत या कार या गाड़ी छीनना, ये वारदातें यकीनन पिछले कुछ अरसे से ज़्यादा हो रही हैं, और अभी ये केस चूँकि इसकी तफ्तीश होना बाकी है, तो मज़ीद इसमें मुलज़मान जब गिरफ़्तार होंगे तो फिर असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि क्या सिर्फ़ ये डकैती मज़ामत थी या वाकई पैसों का लेन देन था और एक नौजवान की जान ले ली गई। इरफान हयात बाजवा साहब हैं जी, माहिर कानून और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कानून के ऊपर। इनसे हम जानते हैं कि जो इन ड्राइवरों के साथ या टैक्सी चलाने वाले उन नौजवानों के साथ ये कुछ होता है कि उनको डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया जाता है। बाजवा साहब, एक तो हमारी नौजवान नस्ल बेरोज़गारी की वजह से परेशान होती है, और वो एक सस्ता और बाइज़्ज़त रोज़गार इन ड्राइव या ऊबर वो गाड़ियाँ चलाते हैं, और अब उनको डाकू, उनसे भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं, 4-5 हज़ार रुपया, और एक
फ़ोन होता है वो ऐसे। छीन लेते हैं और कत्ल कर जाते हैं या उनको अगवा करके कहीं फेंक देते हैं, क्या कहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आज बात की है। बेसिकली तो ये जो जितने मामलात हम देख रहे हैं ये माशरे की प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसकी अक्कासी करते हैं कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। इंसानी कदरें जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और मुआशरे जो होते हैं उसमें इंसान की हमेशा कदर व कीमत है और उस कदर व कीमत के ऊपर कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। बिल्कुल। जिन वाक़यात की तरफ आपने तवज्जो दिलवाई, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसे बतौर एक एक्टिव प्रैक्टिशनर हमने मुतअद्दिद वाक़यात सुने, देखे और कोर्ट्स में प्रोसीड होते भी नज़र आए। सिचुएशंस में जिस तरह उबर, करीम ये एक आसान सहूलत है। मैं आपको आपकी वसातत से लास्टली मुझे भी एक मौका मिला कि मैंने विज़िट किया यूके साइड पे, तो वहाँ पे इसको इंतहाई रिस्पेक्टेबल और रीज़नेबल प्रोफेशन के तौर पे लिया जाता है और प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी चूँकि स्टेट की होती है। आर्टिकल 9 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। स्टेट के फंक्शनरीज़ जो हैं वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं, वो चाहे इंतज़ामिया चाहे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं। उसकी वजह ये है कि एक आम सिटीज़न के राइट को और ख़ुसूसन जो नौजवान हैं जो अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं, 15-20 साल के उस पीरियड से गुज़र के आ रहे हैं, वो ज़िंदगी के उस फेज़ में हैं कि उनके लिए अर्निंग हैंड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा है, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जो यहाँ हैं उनके लिए ये एक जब सहूलत आई उबर करीम की, तो ये हम समझा जाता था कि एक मिडिल क्लास फैमिली से या सफ़ेद पोश तबका जो आम तौर पे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, उनके अपने इस्तेमाल में गाड़ियाँ थीं या वो गाड़ियों के हवाले से किसी के साथ वो किसी अच्छी सेटलमेंट पे उसको चला लेते थे। अब यहाँ पे अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि आए दिन मामलात जो हैं वो थानों में रिपोर्ट होते हैं। पहले अगवा की FIRs होती हैं, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद पता चलता है कि जी वो लाश जो है उस अगवा की जो मगवी था उसकी फ़लाँ जगह से मिल गई है, और ये पता चलता है कि जी उसकी गाड़ी भी ले गए, उसका मोबाइल भी ले गए, और गाड़ी का बाद में उन्होंने अगर ट्रैकर लगा हुआ था वो भी उतार दिया। तो ये जो सिचुएशन हमें जिसका सामना करना पड़ रहा है, इसमें बहुत सी कीमती जानें हमारी ज़ाया हुई है। हमारे उन अफराद के जो लवाहिकीन हैं जिनमें उनके दादा अबू, उनके वालिद, उनकी माँ, उनकी बहनें, बेटियाँ, वो एक रोज़गार के सिलसिले में दुआ के साथ भेजते हुए कफन में उनकी लाश देखते हैं। तो ये सिस्टम में मौजूद ये प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये बहुत अलार्मिंग है और इस पर एक ना प्रॉपर पॉलिसी की ज़रूरत है। अभी लास्टली एक वाक़या जो है, वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं जी, तो एक वाक़या आया थाना नश्तर की हदूद में, एक इसी तरह की सिचुएशन रिपोर्ट हुई जिसमें हमने भी बतौर लीगल प्रैक्टिशनर उसको देखा और उस पर कुछ एडवाइजेस भी हुई। तो वो बड़ा अफसोसनाक था। एक यंग बच्चा जिसने अपनी तालीम मुकम्मल की, रोज़गार की तलाश में था, एक आसान रोज़गार उसने कहा कि जी मुहैया हो सकता है और इसमें कोई रिस्पेक्टेबल है, कोई शक की बात भी नहीं। तो उसने गाड़ी ली, उसके अंदर उसने सर्विसेज दी, अपनी फैमिली का वो रोज़गार के साथ साथ इज़्ज़त एहतराम का किचन चलाने के काबिल हुआ। तो उसको बुलाया जाता है, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं जिसके ऊपर उसको रिक्वेस्ट आती है, वो बंदे उसकी गाड़ी ले जाते हैं। सब्सिक्वेंटली पता चलता है कि जिन बंदों ने वो उबर करीम मंगवाई थी और उसको लेके गए थे, उन्होंने उसको उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दी। और उसके बारे में जब तहकीक हुई तो सिर्फ उसके जो उन्होंने वारदात उसके साथ की, एक तो वो मोबाइल फ़ोन था और एक उसके साथ कोई 4000 समथिंग रुपीज़ थे, तो उसको लेके, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये था कि वो जान उन्होंने एक बड़ी कीमती वो ज़ाया कर दी। भाई साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि रियासत का और बाहर के मुल्क में ये प्रोफेशन इसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, हमारे भी यहाँ पे इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। ये किसका काम है? देखें, मैंने जिस तरह बात की ना, ये सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हर शहरी की, ये बेसिक उसका फंडामेंटल राइट है जो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट की फिर आगे फंक्शनरीज़ है, फंक्शनरीज़ में पुलिस डिपार्टमेंट है,
उसके साथ इसकी ज़रूरत लेजिस्लेशन की भी है इसमें। अब देखें, एक हम ऐप बनाते हैं, उस ऐप में अगर हमने कनेक्ट किया है वो बंदा जो ऐप मंगवा रहा है और जिससे ऐप मंगवा रहा है, वो एक बाकायदा मैकेनिज़्म के अंदर मौजूद है कि जी इतने बज के इतने मिनट पे उसको रिक्वेस्ट आई, वो चला गया। जी बिल्कुल। इसकी ज़रूरत सिस्टम में अब ये है, अगर हम इसको बेहतर करना चाहते हैं तो इसके साथ हम एक पुलिस का लाइजोन रखें, एक डिपार्टमेंट हो। अगर वो रिक्वेस्ट किसी की तरफ से आ रही है उसको, तो वो पुलिस वाला भी एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 से 4 बंदे ही आपने बिठाने हैं ना सिस्टम के ऊपर, उनके भी लम्बे हो कि ये फ़लाँ बंदा इसकी गाड़ी को मंगवा रहा है, इस लोकेशन पे ये जा रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, ताकि एक थर्ड पर्सन उसके ऊपर एज ऑब्ज़र्वर वो मौजूद हो। उसकी सिक्योरिटी के लिए स्टेट की ज़िम्मेदारी है, और अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो फिर उसके ऊपर पुलिस एफिशिएंटली FIR का अंदराज करके ये ना कहे कि यार हमारा 395 का ट्रैक बन जाएगा, हम अवॉइड करें रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को, या ट्विस्ट करके हालात पेश करें। उसकी बजाय जो असल हालात हैं, जब आप एक जुर्म को उसकी सही तरह उसकी जड़ से नहीं उखेड़ेंगे तो वो एक दिन दूसरा होगा, तीसरे दिन चौथा होगा, वो बढ़ता और फलता और फूलता चला जाएगा। सिस्टम में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पुलिस डिपार्टमेंट ही एक ऐसा है जो एक कह लें कि पब्लिक एट लार्ज के साथ डायरेक्टली अटैच है, और हमारी भी असेस उन तक है। अगर कोई इलीगल एक्ट होता है तो रिपोर्ट भी उनको होता है, इन्वेस्टिगेट भी उन्होंने करना है, पनिश भी उन्होंने करना है। इरफान साहब, ये तो हो गया उस नौजवान का या ऐसे नौजवानों का जो बाइज़्ज़त तरीके से एक रोज़गार अपना चलाने की कोशिश करते हैं। आम आदमी वो भी लूट रहा है, ऐसे ही स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बेकार। इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इस पे मैं वैसे आपको बताऊं कि 2 से 3 ज़िम्मेदार हैं इसकी। बेसिक ज़िम्मेदारी जो एक इन्वेस्टिगेशन का विंग इन्होंने अलहदा बनाया लाहौर के अंदर, और आपको ऑपरेशन विंग अलहदा मिलता है, उसके पीछे पर्पज़ एक ही था कि इन्वेस्टिगेशन विंग अलहदा हो और वो एफिशिएंट हो के एक प्रॉपर पैराए में इन्वेस्टिगेशन करे, कलेक्ट करे एविडेंस को, और उसके बाद कोर्ट में पेश करके अच्छी प्रोसिक्यूशन के साथ उस बंदे को जिसने वो जुर्म किया वो अपनी कन्विक्शन को या अपनी सज़ा जज़ा को पाए। लाहौर के अंदर जो सिचुएशन मौजूदा चल रही है, स्ट्रीट क्राइम या दीगर क्राइम की रेशो वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसकी एक वजह ये भी है, जो मौजूदा सिनेरियो है ना जी, आज पुलिस बजाय इसके कि अगर एलीट फोर्स को एक वक्त पे बनाया गया और वो एक समझा जाता था पीस की अलामत, आज वो बड़े बड़े डालों में सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पे लगी हुई है। वाई? सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल तो उनकी ड्यूटी नहीं थी, उनको वहाँ से हटाया गया। उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारा जो मैकेनिज़्म है वो उस तरह फैसिलिटेट नहीं करता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो सहूलतें नहीं हैं उनके पास, वो फौरी तौर पे वो ट्रेस करें, किसी के पीछे चढ़ें, और मौजूद ज़रूर हैं लेकिन बड़े कम पैमाने और पैराए पे। इसलिए उनको कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। उस वक्त तक कई दफ़ा जो एक पीस ऑफ एविडेंस वो ज़ाया भी हो चुका होता है, जिसको वो अगर लेके भी आते हैं तो उसकी लीगल असेंटिसिटी उस तरह नहीं बना के लेके आते कि जो कोर्ट में लीगली फिर उसको अप्रिशिएट किया जा सकता हो। डेफिशिएंसियाँ हैं प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से लेके कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक, और वो टेक्निकलिटीज़ जो हैं उनका फ़ायदा फिर उन अक्यूज्ड पर्सनस को पहुंचता है जो लॉ के अंदर मौजूद हैं, और कोर्ट फिर लीगली जब उनको पैराए में देखती है तो वो किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, किसी के ऊपर एविडेंस ना आई, वो लोग 2 साल बाद छूट के जब दोबारा जाते हैं तो फिर वो अपने उस मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद होने की बजाय मज़ीद खौफ की अलामत बन जाते हैं। भाई साहब, पिछले दिनों हाई कोर्ट में एक केस आया तो उसमें IG पंजाब और CCP लाहौर और तमाम अफसरान को बुलाया गया कि पूरे पंजाब में बताएं कि ज़ेरे तफ्तीश और पेंडिंग केस कितने हैं। उनकी तादाद लाखों में थी। ऐसे ही है। तो वो सिर्फ उसका कसूरवार इन्वेस्टिगेशन था। अगर सिर्फ आप बात करेंगे लाहौर में इन्वेस्टिगेशन विंग अलग है, बाज़ अजला में इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन एक जैसा ही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ही कसूर निकला। तो इसका मतलब ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने अगर इसको पॉइंट आउट किया तो वो ठीक किया कि लोग तो रुल रहे हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस एक्ट को, और इससे पहले ये उस वक्त इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब थे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान,
उन्होंने भी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 जिसका कानून के अंदर मैंडेट है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर जी हाँ। आपने सबमिट करनी है कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब तो 14 माह में नहीं होती। ग्रेस पीरियड के साथ 3 दिन में 17 दिन। मुझे याद पड़ता है कि जी उस वक्त भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया और उन्होंने देखा कि जनाब ये बताएं कि ये रिपोर्ट्स विद इन दैट स्पेसिफाइड पीरियड क्यों नहीं जमा हो रही। ठीक है, नहीं हुई तो फिर उसके ऊपर प्रोसीड हुआ, तो हमने उसको ऑब्जर्व किया कि बल्क में फिर चालान जो है वो रिपोर्ट 173 की जो कई साल से जमा नहीं हुई थी वो फिर आई और कोर्ट्स के अंदर आके फिर वो एक भरमार हुई मुकदमात की। ये सिस्टम जो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके ऊपर लिया वो भी उसी का एक तसलसल है और इसके ऊपर मीटिंग्स भी होती रहती हैं हमारी। मैं बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसकी क्राइम कंट्रोल की, उसमें मैं वन ऑफ द मेंबर रहा हूँ। तो जिसको हेड करता है हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिसके मेंबरान में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, सीसीपीओ लाहौर और ये सारे लोग होते हैं, जेल अथॉरिटीज़ भी आती हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। मैं उसमें उसका एक वन ऑफ द मेंबर मैं भी। ठीक है, हमने देखा कि वहाँ पे डिस्कस मंथली होता है कि जी कितने चालान पेंडिंग थे, कितने जमा हो गए, कितने क्यों नहीं जमा हुए, अक्यूज़ जो हैं जुडिशल कस्टडी में कितने हैं, और अगर कोई नोटिस या सम्मन जारी हुआ है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस या विटनेसेस उसका क्या मतलब। एक कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन होती है उसके ऊपर और एक पॉजिटिव तौर पे उसको लिया भी जाता है। ये उस पैराए पे भी है। हाई कोर्ट ने जब इसको लिया तो उसके बाद जो उन्होंने नोटिफाई किया कि भाई आप इनके जो प्रोसिक्यूशन के केसेस हैं उसकी अगर कोई ज़िम्मेदार है तो इसमें कोई गलत नहीं उन्होंने ठहराया कि इन्वेस्टिगेशन ज़िम्मेदार है। देखें, एक एफआईआर के अंदराज के बाद किसी शख्स को इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्ट होनी है, क्राइम के हवाले से है कि वो 780 के केस है तो इंस्पेक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा नॉट लेस देन, दूसरा है तो सब इंस्पेक्टर भी है से वट एवर। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल उस एविडेंस को कलेक्ट करे और अपनी रिपोर्ट जो भी उसके गुनाहगार है बेगुनाह उसकी सबमिट कर दें। इसमें नेग्लिजेंसी भी है, इसमें जो अफसरान की हद तक सिर्फ कागजात की खानापुरी तक रिपोर्टें चली जाती हैं। हालांकि लास्टली इन्होंने जो सिस्टम किया है ना कि जी आपकी जो उसका पोलगाम होगा यानी जो मिसल है मुकम्मल, तो हम समझ रहे थे कि ये अपना बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है। अब ज़िमनियाँ भी चेंज नहीं होंगी बनने के बाद, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, वो भी आ जाएगा। ये इन्होंने इतने दिन में करना होगा तो ये फिर चालान जो हैं वो डिले भी नहीं होंगे और एक इफेक्टिव टाइम के ऊपर ही आ जाएंगे। लेकिन वो सिस्टम ज़रूर मौजूद है पर करने वाले लोग जो हैं वो काहल और सुस्त निकले और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना सिर्फ निगलेक्ट किया बल्कि ना परफॉर्मेंस की वजह से फिर बड़े सारे ऐसे लोग थे जिनके चालान 2-2 साल तक अदालतों की वो जुरिस्डिक्शन में ना आ सके और उन्होंने सफ़र किया और उनकी डिटेंशन आफ्टर डैट 17 डेज़, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कह दिया था उनकी डिटेंशन फिर इलीगल कंसीडर होती है कि एक बंदे का आपने चालान देना दिया ही नहीं तो फिर वो वाई ही इज़ इन जुडिशल कस्टडी, उसके ऊपर फिर लोगों को बेनिफिट्स भी मिले। भाई साहब, पिछले 2-3 माह में किसी पुलिस स्टेशन में जाने का इत्तेफाक हुआ आपको? नहीं, मैं इत्तफाकन इन दिनों पुलिस स्टेशन तो नहीं गया। आपने सुना हो कि बड़े खूबसूरत पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, खबरें तो बहुत सुनी होंगी। नहीं, इसमें मॉडल पुलिस स्टेशन रास्ते और राह गुजर से गुजरते हुए भी हमने अपने राइट लेफ्ट देखे हैं। वो जो पुलिस स्टेशन, अच्छा, वो जो पुलिस स्टेशन है वो है ऑपरेशन विंग का हिस्सा, जिसको मेरा ख्याल है कि सिर्फ आप जाएं तो यकीनन आपको एक कोई 4 स्टार या 3 स्टार होटल की लुक देगा या आपको लगेगा कि ये कोई बड़ा खूबसूरत सा गेस्ट हाउस है कि वहाँ पे आप आएँ। लेकिन अगर आप उसी के पीछे चले जाएं या उसके ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन विंग है, जहाँ पे असल मुलज़मों को सज़ा दिलवाने के लिए वो इन्वेस्टिगेटर ने काम करना है। तो उनके पास अच्छी कुर्सियाँ भी नहीं है बैठने के लिए। तो क्या ये ऐसा ही निज़ाम चलता रहेगा कि जिन लोगों ने काम करना है, जिन्होंने कोर्टों में आना है, जिनको सहूलतें दी जानी चाहिए, उनको कुछ पानी भी साफ़ पीने के लिए नहीं मिल रहा, तो फिर हम तो ऐसे कैसे रख सकते हैं कि ये लोगों को इन्वेस्टिगेशन विंग इंसाफ दिलवाएगा? देखिए, आपने सही पॉइंट आउट किया है। यहाँ तक बात इन्वेस्टिगेशंस की है, मैंने पहले कहा कि उनके पास जो सोर्सेज होने चाहिए वो उनको नहीं मुयस्सर। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर थानों में खूबसूरत बिल्डिंग्स बना दी गई हैं तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस कल्चर बदल गया है। उनके लिए उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है
और उस ट्रेनिंग के साथ साथ जो आजकल की मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनके इस्तेमाल, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और स्पीडी जो अक्यूज़ड हैं उनके हवाले से उनकी कंक्लूजन या फाइंडिंग के हवाले से एक प्रॉपर मेकनिज़म की ज़रूरत है, जो कि नहीं है। कागजी हद तक हो सकता है, रूल्स में है, लेकिन वो प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आता। जो आईओ कहीं पे लगता है वो कोई अपना सामान, अगर आप देखेंगे तो वो कोई 3-4 कुर्सियाँ अपनी उठा के ले जा रहा होता है और उसका अपना टेबल होता है। एक थाने से वो दूसरे चला गया तो पता चलता है जी आज रिक्शा लगा हुआ है, किसका है जी, वो फ़लाँ का तबादला हो गया जी, उसका ब्रीफ केस और बाकी चीज़ें जा रही हैं। मीनिंग देयर बाय एक ऑफिसर जो है उसको रिस्पेक्ट देनी है उसके डिपार्टमेंट ने। अगर वो आज थाना डिफेंस ए में तैनात है तो उसके लिए मैक्सिमम क्या होना चाहिए कि वो उस थाने में जाए, उसकी जो नीड्स हैं उसके सबऑर्डिनेट्स प्लस वहाँ पे जो उसकी सिटिंग और उसके प्रॉपर अरेंजमेंट्स वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है, महकमे की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको दे, वो नहीं दी जाती। उसके बाद इवन यहाँ तक भी हमें देखने को मिला है कि उनके पास रेड करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस में एक अमाउंट रखी ज़रूर गई है, जो एक किसी क्राइम के हवाले से ये कहा गया कि कंक्लूजन ऑफ चालान के ऊपर आपका 20,000 है, 30,000 है। लेकिन देखें, कंक्लूजन ऑफ चालान से पहले बड़े सारे मराहल होते हैं। एक सस्पेक्ट को आपने पकड़ना है, उसके लिए आपने दूर दराज शहरों का सफ़र भी करना है, आपने उसके लिए एक बाकायदा मुखबर और दीगर चीज़ें उसको भी आपने मीट विद करना है। फिर उसके साथ फ्रांसिक है, PFSA है, दीगर चीज़ें हैं, उनको मैनेज करना है। तो इन सब के ऊपर आके जब तफ्तीशी ऑफिसर जो है उसकी एक मखसूस सी तनख्वाह है, उसके अंदर उसको ये पता हो कि मुझे 10 मिसलें भी मिली हैं, मैंने करना है, तो वो उसमें उसको मीट विद नहीं कर सकता। ये एक प्रैक्टिकल सी बात है। उसके बाद होता क्या है कि वो फिर एक जो हम लोग कहते हैं कि जी पुलिस वाला जो उसको कहा गया रेड करें, वो कहता जी बंदे कोई नहीं है, बंदे नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो ये डेफिनेटली एक बुरे मुआशरे की अक्कासी करता है। और इसमें पुलिस कल्चर के अंदर इस्लाहात सिर्फ अल्फाजी तौर पे अच्छी बिल्डिंगें बना के नहीं हैं, टीम में अच्छे मेंबरान भी हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे अच्छे दोस्तों को जानता हूँ जिनको मैंने देखा कि उन्होंने जब वो जिस थाने में अपॉइंट हुए, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पे हुए, एज इंचार्ज या SHOs हुए, इवन ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर SP, DSP और इवन DIGs तक, जिनसे हम मुख्तलिफ़ मुकदमात में या मुख्तलिफ़ औकात में हमारी मेल मुलाकात रही, काम करना चाहते हैं, करते भी हैं। और मुआशरे में उन्होंने जिस हद तक भी अपना पॉजिटिव रोल इन ना होने के बराबर वसाइल में किया है, वो भी अप्रिशिएटेबल है। लेकिन मुआशरे में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत से फैक्टर ऐसे हैं कि जिसमें क्राइम रेशो हद से ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊं, थाना काना है लाहौर के अंदर, आप लास्ट ईयर अभी मेरा ख्याल है उसकी जो FIRs है ना वो 8,000 से तजावज़ कर गई होंगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, 12,000 समथिंग थी लास्ट। और आप बाहर के किसी ज़िले की रेशो उठा के देखें, ज़िले की उसके 12,000 नहीं, एक पुलिस स्टेशन की लाहौर में मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर इतना क्राइम है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं 8, 10, यार वो 12,000 मुकदमे को किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखना 14 दिन में तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और 14 दिन से ज़्यादा भी, वो तो 14 दिन में किसी एक मुकदमे में अगर बंदा पकड़ लिया, 14 दिन उसका रिमांड होता है, उस रिमांड प्रोसीडिंग में डे बाई डे प्रोग्रेस होती है, वो किसी एक केस पे फोकस हुए, बाकियों से हट गए बेचारे। मतलब वहाँ पे मैंने एक विज़िट किया हुआ है, हमारा एक दोस्त था तो उसका एक मर्डर केस के सिलसिले में एक वकील साहब थे तो उनका इशू था, हमें वहाँ जाना पड़ा। तो मैंने देखा कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के थाना बना हुआ है बिल्डिंग, उसके साथ साइड पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इंचार्ज, उसका एक रूम है और उसके साथ छोटे छोटे रूम हैं। एक रूम के अंदर 3-3 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, छोटे छोटे टेबल्स के ऊपर और मिसलों के ढेर लगे हुए हैं ऐसे ही। और वो तो बेचारे, मतलब मैं उन पे तरस आता है। वो लोग काम करने वाले भी हैं, ये नहीं है, काम करने वाले भी हैं, लेकिन बर्डन इतना है। अब एक मिसल लेके अगर हाई कोर्ट एक आ जाए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे उसकी बेल में बारी आए 2 बजे, तो सारा दिन उसका क्या, उस थकावट में वो जाके शाम को पार्टी से 1-2 सुनेगा, क्या प्रोग्रेस करेगा? सिस्टम में हमें और ये सोचना पड़ेगा। अभी लास्टली हमने ये देखा, इन्होंने अपने अंदाज में ठीक किया होगा जैसे साहिबान ने, लेकिन हमने ये देखा कि अगर कोई केस लाइक हीनियस क्राइम में 302 या कोई और, तो उसमें इन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जी जो साबका उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना वो भी आएगा,
ठीक अब मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ठीक। एक आईओ है मौजूदा जो आज सितंबर में उसका आईओ है, उसके पास मिसल है, और मिसल हमेशा बोलती होती है ना जी। मिसल के अंदर जो लिखा, वो मैं आईओ हूँ तो मुझे मैक्सिमम 10 मिनट चाहिए होंगे, 20 मिनट चाहिए होंगे। उसके अंदर मैंने बताना है कि एफआईआर के अंदर फैक्ट्स क्या हैं, इस अक्यूज के अगेंस्ट एलिगेशन क्या है, इसके अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस कब हुई, ये अरेस्ट कब हुआ, इससे अगर कोई चीज़ बरामद हुई तो वो क्या थी, यही बात। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या रूल्स है मैं आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात है। अगर बेल लगी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौजूदा आएगा, नहीं है तो कोई रिकॉर्ड लेके आएगा थाने से। प्रीवियस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो किसी थाने में भी लगा हुआ है वो भी आएगा, डीएसपी मुतलका वो भी आएगा। अब आपने 4 बंदों को बाउंड कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कि जी ये बंदे पेश होंगे, और केस है एक, जिसके वाक़यात बताने के लिए एक शख्स जो साबका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना हो, मौजूदा भी ना हो, लेकिन उसको अगर मिसल असाइन हो गई है कि आपने जाके पेश करनी है, तो हिज ड्यूटी कि वो रात को कुछ 10 मिनट उस मिसल को दे दे, सुबह आके एजी साहब को या प्रोसिक्यूटर साहब को 10 मिनट पहले बता दे कि ये ब्रीफ है सर, बात खत्म। लेकिन इस तरह जब एक बंदा किसी एक केस में, और रोज़ाना की बुनियाद पे मर्डर केसेस बेलें लगी हुई हैं, वो फिर इन्वेस्टिगेशन को भी टाइम कोई नहीं है कि वो करे क्या करे। फिर मीटिंग्स इस तरह कॉल कर ली जाती हैं कि उनको बैठने नहीं दिया जाता था नहीं। तो ये सिचुएशन जो है ना, इस पर बड़ी गौर तलब ये है इस वक्त। और हमारे जो आईजी साहब हैं, हमारे जो सीसीपीओ लाहौर साहब हैं, हमारे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब हैं ज़ीशान साहब, ये सारे लोग इसके ऊपर इनको बैठने की ज़रूरत है। और ये सिस्टम ठीक है, चल रहा है, आ रहा है, रात है, सुबह ये तो गुजर रहा है, लेकिन इसको बेहतर करना होगा। बाजवा साहब, बतौर सीनियर कानूनदान आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे जिनका आपने अभी जिक्र किया कि एसएचओ से लेकर डीआईजी लेवल तक बहुत अच्छे लोग भी हैं जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते, जो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च करते हैं, उनके लिए कोई, उन लोगों के लिए, उन लोगों से जिनका काम नहीं होता, कोई पैगाम है तो इधर देख के दें। नहीं, मैं उन पुलिस अफसरान को जो कि अपनी ज़िम्मेदारी उस ऐसे तरीके से नहीं निभा रहे, पुलिस दोस्त होना वो एक अच्छी बात समझी जाती है, और उस हवाले से समझा जाता है कि पब्लिक जो है वो ग्रीव्ड है, पब्लिक ने आपके पास आना है। उसमें वो जो लफ्ज़ लिखा होता है ना कि जुर्म से नफ़रत होती है, इंसान से नहीं होती, उसमें आपके पास अल्लाह तबारक व तआला को जवाबदही का अमल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। कोई शख्स, चाहे वो इरफान याद बाजवा है, चाहे वो कोई एमएनए है, चाहे कोई मिनिस्टर है, सोशल सेटअप है, कॉल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी ड्यूटी ज़रूर है कि आप उनकी बात सुने, ड्यूटी भी नहीं है, इखलाकन है कि आप उनकी बात सुने, लेकिन अमल आपने उस पर करना है जो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए है, जो मेरिट के ऊपर है। किसी पार्टी की फेवर में किसी शख्स के साथ ज़्यादती करना, जुल्म के साथ खड़ा होना है, और जो बंदा जुल्म के साथ खड़ा होगा वो जुल्म ही करेगा। इसलिए मैं उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, उन एसएचओज़ को जो अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से सर अंजाम नहीं देते, जिनके बारे में कंप्लेंट्स डिसिप्लिनरी कमेटी के बिफोर हैं, जिनके बारे में कंप्लेंट सीसीपी और डीआईजी के पास आई और उनके ऊपर उन्होंने एक्शन लेते हुए उनको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी किया, उनको उन तमाम अमूर से ख़ुद को दूर रख के, प्रोसीजर मौजूद है, अब पुलिस रूल्स मौजूद हैं, पुलिस ऑर्डर 2002 मौजूद है, उसकी रोशनी में रहते हुए कानून के मुताबिक और इंसाफ की फराहमी के लिए, ख़ुसूसन डिस्पोजल ऑफ केस के लिए नहीं, इंसाफ की फराहमी के लिए अपने इख्तियारात का खैर से और बेहतरीन इस्तेमाल करें। यकीनन आप ज़िम्मेदार हैं, अगर थाने से इंसाफ मुयस्सर आ जाए तो फिर अदालतों का बर्डन भी कम हो जाएगा और फॉल्स प्रोसिक्यूशन का खात्मा भी हो जाएगा। ये मेरा पैगाम है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से टैक्सी ड्राइवर जो नौजवान अपने रोज़गार के लिए ड्राइविंग करते हैं, उनको डाकू दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में अपनी वारदात करके कत्ल कर देते हैं। मकतूल के लवाहिकीन ने क्या कहा, इससे जुड़े पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है उसका क्या कहना था, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।